तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमसे बोला गया था पहली चीज, तो किसी भी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट से नेट फ्लक्स जो पास कर रहा होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है अगर आप उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो। फिर हमने ये कह दिया था कि मान लो आपके पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई नेट चार्ज Q एनक्लोज है, तो उस 3D ऑब्जेक्ट को पार करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फाई नेट। इसे आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड छोटा सा एलिमेंट ds, छोटा एरिया जो आप लोग उसकी सरफेस पे, यानी कि इस पूरी 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस इंटीग्रल ये आपको दे देगा क्या, फ्लक्स। इसकी वैल्यू हमने लिखी थी Q एनक्लोज्ड या Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था गॉस लॉ किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब हम एक चीज तो जान चुके हैं कि ये चैप्टर लगभग कैसा चल रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही चल रहा है। यहाँ पे बस हम कुछ कन्वर्जन कर देते हैं, चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं मास से, और K को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, -G से, यानी कि 1/4πε0 को हम रिप्लेस कर देते हैं -G से। यहां मैं कह सकता हूं 1/ε0 को रिप्लेस कर देते हैं -4πG से। तो सिमिलरली हम क्या बोल देंगे, गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास, जैसे मैं अगर ग्रेविटेशन के लिए लिखूं, अगर हमारे पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कोई मास m है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हुई होगी, और हमें पता है कि कोई भी मास ग्रेविटेशनल फील्ड खुद की तरफ बनाता है, तो कोई ना कोई फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को क्या कर रही होगी, कट करके आ रही होगी। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Eg, जहां पे Eg हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, डॉट ds, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q इन की जगह क्या आ जाएगा, मास एनक्लोज्ड यानी m इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1/ε0 को मैं लिख दूंगा -4πG, तो यहां आ जाएगा -4πG। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज 3D ऑब्जेक्ट से जो नेट फ्लक्स होगा, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Eg डॉट ds, उसकी वैल्यू होगी -4πG मास एनक्लोज्ड। तो इससे यूज कर करके आप क्या निकाल सकते हो, सॉलिड स्फीयर की फील्ड, हॉलो स्फीयर की फील्ड, जो कुछ हमने किसमें निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था। समझ आया? ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे क्या, गॉस लॉ। अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस तो हम कर ही चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए, ट्राई करो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब से। ठीक है ना, यहाँ पे 3 मासेस अंदर रखे गए हैं, एक m यहाँ पे, एक m सेंटर पे है, एक एज के ऊपर 2m रखा गया है, और एक कॉर्नर पे भी m है। तो नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स कितना आएगा इस क्यूब से। ठीक है, तो देख लेते हैं नेट मास कितना अंदर एनक्लोज्ड है। नेट फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर का हमें पता है कितना आ जाता है, 1/8 पार्ट अंदर आ जाता है। ठीक है ना, सिमिलरली इस कॉर्नर का भी 1/8 अंदर आ जाएगा। तो टोटल मास एनक्लोज जो होगा वो मैं लिख सकता हूं m/8 प्लस इस कॉर्नर वाले के लिए m/8 प्लस इस एज के लिए 2m/4, क्योंकि एज वाला जो है वो 1/4 अंदर आता है, और पूरा m जो है वो तो सेंटर पे रखे हुआ है, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। समझ आया? यहां से हमें कितना मिल गया, ये आ गया आपके पास 7m/4। अगर ये हमारे पास आ गया टोटल m इन, तो हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट आपको मिल जाएगा सिंपली m इन, यानी कि 7m/4 इंटू -4πG। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बताना है तो माइनस साइन बताने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली 7m/G ये हो गया फ्लक्स किससे, क्यूब से। कोई डाउट किसी को? तो बी पार्ट में हमारे पास एक रिंग है और उसकी एक्सिस पे r√3 डिस्टेंस पर एक मास m रखा हुआ है, तो उस स्मॉल m की, उस कैपिटल M की वजह से रिंग को कट करने वाला कितना ग्रेविटेशनल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। इसमें क्या करना होता है आपको, सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं। अगर हम इस M से इस रिंग के टॉप को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक हाफ एंगल मिल जाएगा। मैं इसे थीटा बोल देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो tan थीटा आपको मिल जाएगा r/r√3 यानी कि 1/√3, और थीटा आपको मिल गया कितना, 30 डिग्री।
एक बार हमें हाफ एंगल मिल जाता है तो हम टोटल फ्लक्स बता सकते हैं, ठीक है। थीटा हमें मिल गया कितना 30 डिग्री, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास आया था Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट हमने सॉलिड एंगल से कन्वर्ट करके फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल लिया था, ये हमें मिल जाता था Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता था आपका हाफ एंगल। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको बस चेंज करना है कि Q की जगह तो आ जाएगा m और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 4πg। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, फ्लक्स हो जाएगा -4πg, Q की जगह मैं कर देता हूं m/2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से आपको फ्लक्स कितना मिल जाएगा, ये लिख सकते हो -2πg m 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब बस आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई हमें मिल जाएगा -2πg m 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री आपको पता है क्या होता है, √3/2। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम होने वाला रिंग है जैसा कि वहां पे हुआ था। यहाँ पे भी आपके पास मान लो कि एक हॉलो स्फीयर है, रेडियस मान लेते हैं उसकी r है, यानी कि मास सिर्फ कहां पे है, सरफेस पर है। मास मान लेता हूं मैं m, ये मैंने पॉइंट ले लिया p किसी डिस्टेंस x पर। हमें बताना है कि इस पॉइंट p पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तरीका था कि जहां पे आपको फील्ड निकाली है उतना बड़ा आप गॉसियन सरफेस लेते थे। गॉसियन सरफेस या तो आप स्फेरिकल ले सकते हो या फिर आप सिलेंड्रिकल ले सकते हो। बस वो कैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो उसके रिस्पेक्ट में परफेक्टली सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है तो हम क्या करेंगे, एक एक्स रेडियस का स्फीयर कंसिडर कर लेंगे इसके चारों तरफ, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Eg.ds ये होना चाहिए -4πgmn, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशन के लिए गॉस लॉ हो चुका था। Eg इंटू ds, सरफेस एरिया आपके गॉसियन सरफेस का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, तो वो हो जाएगा 4πx² इज इक्वल टू -4πg, और मास एनक्लोज कितना होगा, तो पूरा का पूरा मास अंदर ही है हमारे गॉसियन सरफेस के। 4π से 4π कट जाएगा, Eg की वैल्यू मिल जाएगी आपको -gm/x², जो कि हमें पता भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देख लिया था कि कोई भी यूनिफॉर्म स्फीयर ऐसे बिहेव करता है कि उसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसेंट्रेटेड हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी स्फीयर कैसा बिहेव कर रहा है कि उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड हो, और जो पॉइंट मास की फील्ड आई थी ग्रेविटेशनल, वही फील्ड किसकी आ गई है, हॉलो स्फीयर की भी आ गई है। समझ आई बात। ये था हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, पहला केस था हमारा जब x क्या हो, ग्रेटर देन r हो, यानी कि पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर हो। अगर x इक्वल टू r हो जाएगा, यानी कि सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बोली जाए, तो Eg आपको सिंपली मिल जाएगा gm/r²। x की जगह में क्या रख दूंगा, r। अब तीसरा पॉइंट आता था x इज लेस देन r, ठीक है ना, यानी कि अब आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाह रहे हो अंदर वाले किसी पॉइंट पर। तो अंदर वाले किसी पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बनानी है, निकालनी है, तो हम ये गॉसियन सरफेस लेंगे। अब क्योंकि सारा का सारा मास क्या है, बाहर है, तो कोई भी मास इसके अंदर एनक्लोज नहीं है। अगर कोई भी मास एनक्लोज नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फील्ड भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो E इन आप बता सकते हो कितना आता है, 0 आता है। तो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं बदलता है। यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड बना दूं ग्रेविटेशनल फील्ड का, ये आपका x हो जाए, तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है जैसा कि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना था। इसे मैं बोल रहा हूं gm/r², और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। समझ आया। इसी तरह से देख लेते हैं कौन सा, तो दूसरा आ जाता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। अब मान लो कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर यानी कि मास जो है वो अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हमें दिया गया है, ठीक है ना। यह आपका पॉइंट P हो गया, स्फीयर की रेडियस R ले लेते हैं, और पूरा मास ले लो के m है। पॉइंट P की डिस्टेंस x मान लेता हूं। वही 3 केसेस आते हैं हमारे पास। पहला केस हो जाता है x इज ग्रेटर देन r, यानी कि पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही गॉसियन सरफेस लोगे, और इस बार कितनी रेडियस का लोगे, x रेडियस का लोगे। क्या लिखा जाएगा, लिख देंगे हम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Eg.ds, ये क्या हो जाना चाहिए, -4πgmn। समझ आई ना बात। यहां से मैं लिख दूंगा Eg इंटू सरफेस एरिया, वही 4πx²,
ये होना चाहिए -4πg, और अंदर मास कितना इनक्लोज्ड है, तो ये आपका गॉसियन सरफेस है, तो सारा का सारा स्फीयर जो है गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो पूरा मास ये इनक्लोज्ड हो गया। Eg की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी -gm/x²। तो हॉलो या सॉलिड हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है Eg/x²। ठीक है, सरफेस के लिए बोल दिया जाए यानी कि x = r हो जाए, तो आप x की जगह क्या रख दोगे, r। Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, -gm/r²। ठीक है ना। अब अगर अंदर वाले किसी पॉइंट पे आपसे पूछा जाए, यानी कि x इज लेस देन r, अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, तो आप क्या करोगे, x डिस्टेंस पे जाके और एक स्फीयर कंसीडर कर लोगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लोगे। अब हम देख सकते हैं कि अंदर जो मास एनक्लोज्ड है वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं Eg.ds साइक्लिक इंटीग्रल, ये होना चाहिए -4πg। इसके अंदर कितना मास है, तो वो हो जाएगा ऑब्वियसली डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम 4/3πx³। डेंसिटी हमें पता ही है, डेंसिटी स्फीयर की कितनी होगी, तो डेंसिटी आप बता सकते हो, डेंसिटी हो जाएगी मास बाय पूरे स्फीयर की वॉल्यूम 4/3πr³। इन सबको पुट कर देते हैं। Eg का फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, -gmx/r³, जो कि किसके लिए आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था -kqx/r³। तो यहाँ पे बस k की जगह -g और q की जगह m। समझ आई बात। तो ये हो जाता है हमारा सॉलिड स्फीयर। ग्राफ इसका याद रखना है आपको, ये आपका x 0, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ले लेता हूं तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी को कोई डाउट। पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव है नेचर में, तो वो अगर वर्क करता है तो सारा का सारा वर्क स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क किया है तो वो स्टोर हो जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ आई बात। अब हमें एक चीज पता लग चुकी थी, क्या, वर्क डन अगर मैं लिखना चाहूं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। ठीक है ना, जहां पे ds वेक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, इस तरह से मैं कह सकता हूं वर्क डन हो जाता है इंटीग्रेशन F.ds। ठीक है ना। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इक्वल किसके हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आ रही बात, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है ना। अब अगर हम यहां से एक चीज देखें कि जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, वही तो इक्वल होगा किसके, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये हम पढ़ चुके हैं, तो यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट मास है m1 और यहां हमने एक पॉइंट मास लाके रख दिया है m2। ठीक है ना, जिसकी इनिशियली डिस्टेंस में मान लेता हूं कुछ RA है, और फाइनली हम इसे लेके जा रहे हैं किसी पॉइंट RB पे। ठीक है ना, ये पॉइंट A बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट बोल देते हैं B है। तो अब A से B लेके जाने में जितना वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स को करना पड़ेगा, वही तो इक्वल हो जाएगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A टू B में, है कि नहीं। तो ये हमें पता भी है किस तरह से निकालते हैं। आप क्या करोगे, कोई भी एक जनरल पॉइंट पे जाओगे, वहां पे फोर्स लिख लोगे और dx से डिस्प्लेस कर दोगे। तो अगर हम यहां पे लिखें वर्क डन, जो कि इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, फोर्स को आप लिख सकते हो m इंटू Eg, जनरल अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं, डॉट ds। तो ये तो है हमारे पास क्या, जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना, जो कि आपको याद रखना है, कि हमने वहां भी लिखा था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप सिंपली लिख सकते हो UA माइनस UB, ये इक्वल हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ m Eg.ds RA से लेके RB तक। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है,
सिर्फ रिप्लेस किसे कर दिया है, क्यू को रिप्लेस कर दिया है एम से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड से। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉइंट मास की, तो पॉइंट मास के लिए बस मैं ईजी की वैल्यू क्या रख दूंगा, gm/x², जो कि हमें पता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ua माइनस यूबी इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ, या जिस पार्टिकल को आप लेके जा रहे हो वो क्या है आपका m2 है, तो m2 इजी हो जाएगा gm1/x² इंटू dx, और लिमिट क्या लगा दी जाएगी, आप लेके जा रहे हो RA से लेके RB तक, ठीक है ना। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा ua माइनस यूबी इज इक्वल टू, देख लो -1/x आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो g m1 m2 -1/x आ रहा है, तो 1/RA -1/RB, समझ आए, ठीक है ना। एक चीज और रहेगी, क्या, वर्क डन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा और आपने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया होगा, तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन में हमें एक कैसा साइन लगाना चाहिए था, नेगेटिव साइन लगाना चाहिए यहाँ पे आगे, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा किसका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब क्योंकि किसी भी जगह की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट में क्या ले लेता हूं, इन्फिनिटी। मैं बोल देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, 0 है, इफ आर ए क्या है, इन्फिनिटी है। अगर आप उनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट कर देते हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं हम, 0 मान लेते हैं। अगर मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया है तो अब मैं सिंपली यहां से यूबी लिख सकता हूं, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है देख सकते हो आप, यूबी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली -gm1m2/RB। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला आया था kq1q2/r, यहां पे आ जाता है -gm1m2/r, यानी k को रिप्लेस किया किससे, -g से, और q को रिप्लेस किया किससे, m से। तो ये आपको याद रखना, अगर हमारे पास दो पार्टिकल है m1 m2, उनके बीच का सेपरेशन r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gm1m2/r। समझ आया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब यहां पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 3 मासेस हों, मान लो कि आपके पास 3 मास है, m1 m2 और m3, इनके बीच का सेपरेशन है l l और l। पूछा जाए कि सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हम बता सकते हैं, दो का हमें क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। तो हो जाएगा -gm1m2/l, ये इन दोनों की हो गई, -gm1m3/l, ये इन दोनों की हो गई, और बाकी रह गए 2 और 3, यानी कि और हमें लिखना होगा -gm2m3/l। समझ आया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। कोई नई चीज नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं है ये, ठीक है। जल्दी से इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर बता दो, क्या आ जाएगा फटाफट। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, दो का पेयर अगर बनाते हो, तो पहले इन दोनों का कितना हो जाएगा, -gm1m2/r, यानी कि -gm2/l, ये हो गया इन दोनों का। ऐसे दो के पेयर बनाते जाएंगे तो -gm2/l, ये इन दोनों के लिए, -gm2/l, ये इन दोनों के लिए हो गया, और फिर इन दोनों के लिए फाइनली -gm2/l, ठीक है ना। तो ये तो हमने क्या किया, दो का लिख दिया। अब बाकी कौन रह गया है, 1 और 3 के लिए अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा कितना, -gm2/l√2, और फिर इन दोनों के लिए अगर लिख दें तो -gm2/l√2। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, दो के पेयर बनाने और लिख देनी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आ सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है
तो हम कह सकते हैं क्या कि मोमेंटम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ट्राई करो, ये है हमारे पास, यहां बोला गया है कि दो पार्टिकल है आपके पास ए और बी, ए का मास m है और b का मास 4m है। इनके बीच का सेपरेशन जो है दिया गया है हमें कितना, 2d। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, दोनों को रिलीज किया गया है। आपको बताना है कि इनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ए। तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 masses आर शोन इन द फिगर आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। दो हमारे पास पार्टिकल है ए और बी, ए का मास है m, b का मास है 4m, उनके बीच में सेपरेशन है 2d। बोला गया है कि उन्हें रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। आपको बताना है कि ए की स्पीड कितनी होगी जब उनके बीच की दूरी d/2 रह जाती है, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, तो वो हमें मिल जाएगा 0। क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट होंगे, तो वो फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमें पता है कितना है, 0, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि जब ए और बी के बीच की सेपरेशन रह जाती है कितनी, d/2, उस समय ए चल रहा होगा किसी स्पीड va से और बी चल रहा होगा किसी स्पीड vb से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व। ए का मास बताया गया है m है और बी का मास बताया गया है 4m है। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ये हो जाएगा m इंटू वी ए, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, 4m इंटू वी बी। यहां से हमें मिल जाएगा कि va बराबर है 4vb। ये रिलेशन आ गई किसमें, a की वेलोसिटी और b की वेलोसिटी में। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्व। आप लिख सकते हो कि सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए फाइनल टोटल एनर्जी के, यानी कि k इनिशियल प्लस p इनिशियल, ये हो जाना चाहिए क्या, k फाइनल प्लस p फाइनल। इनिशियली सिस्टम की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, दोनों पार्टिकल्स 2d सेपरेशन पे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g m1 m2 बाय उनके बीच का सेपरेशन जो कि क्या है, 2d। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ m va स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू vb स्क्वायर। और जब सेपरेशन d/2 है उस समय पे इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी, आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी होगी -g m 4m बाय d/2, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, सिंपली एनर्जी कंजर्व कर दी। अब इसे सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा, va और vb की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमें va की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, √48/5 gm/d, ठीक है। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। बी पार्ट में बोला गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं ए और बी, जहां ए का मास है m, बी का मास है 3m और इनके बीच में सेपरेशन कैसा है, लार्ज है। अगर बोला गया है कि इनके बीच का सेपरेशन लार्ज है, यानी सेपरेशन में कितना मान सकता हूँ, इनफाइनाइट मान सकता हूँ। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। बोला गया है आपको बतानी है स्पीड ऑफ ए जब इनके बीच का सेपरेशन कितना रह जाएगा, d/2, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, सेपरेशन रह जाएगा कितना, d/2, ये मास हो गया m और ये मास हो गया 3m। मान लेता हूँ ए इधर चल रहा होगा va से, बी इधर चल रहा होगा vb से। फिर से वही चीज, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए सिस्टम का, 0, यानी कि p इनिशियल अगर मैं इक्वेट कर दूं p फाइनल के, तो 0 के इक्वल मैं कह सकता हूं किसके, m इंटू va माइनस 3m इंटू vb। यहां से हमें मिल जाएगा va इक्वल है किसके, 3vb के। दूसरा, अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली सिस्टम की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है और वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, इसलिए उनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m va स्क्वायर प्लस हाफ 3m vb स्क्वायर, ठीक है ना। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -g
m 3m बाय d बाय 2, जो कि इनके बीच का सेपरेशन है। इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, हमें मिल जाएगा -6gm² बाई डी, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, हाफ mva² प्लस हाफ 3m, vb को मैं क्या लिख सकता हूं, va/3, यानी कि va²/9। यहां से आपको ये मिल जाएगा कितना, 2/3 mva² -gm²/d। ठीक है ना, इसी को सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगी va की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, सॉरी साइड जाके प्लस होगा, अंडर रूट ऑफ 3gm/2d। ठीक है ना, सिंपल है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते थे कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी तरह से हम कह देते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। समझ आ रही बात, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को आप क्या कह देते हो, पोटेंशियल कह देते हो किसी पॉइंट पे। मान लो कि आपका कोई पॉइंट है जहां पे कोई मास m रखा हुआ था, ठीक है ना, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो है u। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि u जो इक्वल होगा वो हो जाएगा आपका कितना, m इंटू वी। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है वो कर दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें कितना मिल जाता है, पोटेंशियल हो जाता है सिंपली आपका u/m। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को आप क्या कह देते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह देते हो किसी भी पॉइंट पर। तो जैसे कि हम निकाल चुके हैं किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि है ua माइनस ub, ये हमें मिल गया कितना, इंटीग्रेशन eg.ds ra से लेके rb तक। ठीक है ना, उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि va माइनस vb, यानी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा सिंपली क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ua माइनस ub का चेंज अपॉन मास। तो मास से मास कैंसिल होगा और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन eg.ds ra से लेके rb तक। तो अगर हमें किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड दी गई है तो इस फॉर्मूले से हम दो पॉइंट्स के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। और मेन जो फॉर्मूला है वो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की अगर आपको बतानी है तो आप क्या करते हो, सिंपली उसके मास को मल्टीप्लाई कर देते हो उस जगह के पोटेंशियल। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल देख लेते हैं। तो फॉर्मूला में सिर्फ क्या चेंज करना है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में आपको सिर्फ याद रखना है कि k जो है वो रिप्लेस होगा माइनस जी से और q जो है वो रिप्लेस होने वाला है किससे, m से। ठीक है ना, इसके बेसिस पे मैं सभी का पोटेंशियल लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ किसका, पॉइंट मास का, अगर आपके पास एक पॉइंट मास है तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो कोई पॉइंट मास हो m, उससे डिस्टेंस r पर जो पॉइंट p है वहां पे अगर पोटेंशियल बोला जाए तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है -gm/r। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेते हैं जो कि आपकी यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है ना, तो रिंग के लिए ये पॉइंट P है जो एक्सिस पे किसी डिस्टेंस x दूर है, रिंग की रेडियस कुछ r है। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूला निकाल लिया था वो आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूला निकाल लिया था वो आया था k³ + x²। यहां भी हम देख सकते हैं कि इस रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी की दूरी पॉइंट P से कितनी है, उन सभी की दूरी पॉइंट P से होगी √r² + x²। तो पोटेंशियल आप P पॉइंट पे सिंपली बता सकते हो कितना हो जाएगा, -gm/√r² + x², क्योंकि सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनने वाले हैं, कैपिटल M ही बनने वाले हैं। सिमिलरली हमें याद रखना है किसका, यूनिफॉर्म डिस्क का, क्योंकि हम डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं तो यहां हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट P, ये मान लो एंगल थीटा, ये सेपरेशन है r, ये रेडियस में ले लेता हूं कैपिटल R। तो पोटेंशियल P
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला आया था उसका क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा माइनस 1। ग्रेविटेशन में फॉर्मूला आ जाता है उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस 4 पाई जी से, और फॉर्मूला जो आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2 पाई जी सिग्मा आर सेक थीटा माइनस 1। ठीक है ना, जहां पे थीटा ये एंगल है, आपको याद रखना है। फिर अगर बात की जाए किसकी, हॉलोस्फीयर की, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो याद रखने, जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है हॉलोस्फीयर। तो मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कुछ r, मान लेते हैं उसका मास है m, और आपको किसी पॉइंट p पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है जिसकी डिस्टेंस है x। तो फिर से वही तीन केसेस आएंगे। पहला केस हो गया x इज ग्रेटर देन r, यानी कि पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर है, तो हमें पता है कि किसी भी कैलकुलेशन के लिए अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो स्फीयर के सारे मास को आप कंसंट्रेटेड मान सकते हो कहाँ, उसके सेंटर पे। तो p पॉइंट पे हम पोटेंशियल बता सकते हैं कितना आ जाएगा, पॉइंट मास मान के अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा सिंपली माइनस जी एम बाय एक्स। सिंपल है। सिमिलरली मैं अगर सरफेस पे बोलूं x इज इक्वल टू आर पे, तो पोटेंशियल हमें मिल जाएगा कितना, माइनस जी एम बाय आर। और बात आती है अंदर वाले पॉइंट पे किसी पे पूछा जाए x इज लेस देन आर, यानी अंदर कोई पॉइंट अगर हम ले लें और वहां पे हमें निकालना हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आती थी, अंदर का पोटेंशियल ये हमेशा इक्वल होता था सरफेस के पोटेंशियल के, जो कि हो जाएगा कितना, माइनस जी एम बाय आर। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्यों अंदर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल की इक्वल है, तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हॉलोस्फीयर के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, इसका मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं एक पॉइंट जस्ट सरफेस पे ले लूं और एक पॉइंट जस्ट सरफेस के अंदर ले लूं, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल अंदर वाले हर पॉइंट पर होगा। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे x, और ये हो गया आपका पोटेंशियल, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन है आप देख सकते हो, इन्वर्टेड बनता, साइन के साथ बनाना हो तो उल्टा बना देंगे। तो अंदर तो हर जगह पे कांस्टेंट पोटेंशियल आ रहा है, सरफेस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है जी एम बाय आर, और उसके बाद क्या होगा, वो घटने लग जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो सबसे जरूरी यही वाला है, क्योंकि मेनली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है अर्थ का ग्रेविटेशन, और अर्थ को हम कैसे बिहेव करते हैं। अर्थ को आप अज्यूम करते हो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, हम अर्थ का ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में, तो उसके लिए अर्थ को एज अ सॉलिड स्फीयर हम क्या करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, तभी आप क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे उसे क्वेश्चन में। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कुछ r, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट है p जिसकी डिस्टेंस है कुछ x। सबसे पहले वही ले लेता हूं मैं, x इज ग्रेटर देन r, यानी बाहर वाले किसी पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। क्या किया जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसको आप पूरा कंसेंट्रेटेड मान सकते हो कहाँ, सेंटर पे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा। तो पोटेंशियल एट पी हमें मिल जाएगा कितना, माइनस जी एम बाय एक्स। तो हॉलो है या सॉलिड हो, फॉर्मूला बाहर वाले पॉइंट के लिए तो क्या आया, सेम है। सिमिलरली x इज इक्वल टू आर अगर मैं बोल दूं तो vp को मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, माइनस जी एम बाय आर, क्योंकि सरफेस वाला पॉइंट है, ठीक है ना। x को मैंने रिप्लेस कर दिया सिंपली किससे, r से। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जब आप निकालना चाहो अंदर वाले किसी पॉइंट x इज लेस देन r, तो यहां पे मुझे निकालना है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हॉलोस्फीयर में तो क्या हो गया कि क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं थी, तो जो पोटेंशियल सरफेस पर था वही पोटेंशियल अंदर भी था। लेकिन हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए तो अंदर भी फील्ड आती है। अंदर फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अगर मैं बोलूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ये आ जाता है आपके पास माइनस जी एम एक्स बाय आर क्यूब, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा। मैं एक पॉइंट तो ले लेता हूं क्या, P, जो कि किसी डिस्टेंस x पे है, और एक मैं पॉइंट ले लेता हूं R नहीं लेना चाहिए, एक मैं पॉइंट ले लेता हूं S जो कि कहां है, सरफेस पर है।
तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो हमेशा खुद की तरफ होगी, तो इस तरह से क्या है आपकी फील्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो सिंपली पोटेंशियल एट एक्स माइनस पोटेंशियल एट एस, ये हो जाना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई जी डॉट डी एस आर एक्स से लेके आर एस तक। तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए और इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का वो यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्स पॉइंट का पोटेंशियल ही हमें निकालना है। सरफेस का मुझे पता है, सरफेस पे पोटेंशियल आया है कितना, माइनस जी एम बाय आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है ना, इसे मैं इक्वेट कर दूंगा माइनस ईजी, ईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी एम एक्स बाय आर क्यूब इंटू डी एक्स, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, एक्स से लेके आर तक। क्या मिलेगा यहां से, वी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये हो गया माइनस जी एम बाय आर क्यूब, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट लगानी है आपको एक्स से लेके आर तक, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर। सॉल्व कर लेते हैं इसी को, 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो कि किसमें आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, बस हमने k को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस जी से, q को रिप्लेस कर दिया किससे, m से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम साफ देख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर अगर बोला जाए तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3gm बाय 2r, ठीक है ना, यानी कि सबसे कम, क्योंकि आपको पता है फील्ड जो है इन्फिनिटी से पॉइंट की तरफ आ रही है, ये अगर हमारा स्फीयर है तो फील्ड तो इन्फिनिटी से पॉइंट की तरफ आ रही है, तो सबसे कम पोटेंशियल कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। और आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये है x, ये है पोटेंशियल v, ये हो गया o, रेडियस r, सरफेस पे हमें पता है पोटेंशियल कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस जी एम बाय आर, और सेंटर पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 3/2 जी एम बाय आर। और ग्राफ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना था बस वैसा उसका कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। समझ आई बात।